30 सप्टेंबर व 1 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9:30 ते 11पर्यंत केपीटीसील समुदाय भवन येथे श्री अभिमन्यूजी यांचे दर्शन व आशीर्वचन आध्यात्मिक समुपदेशन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। मनस्वास्थ्य जेथे रोग निवारण तेथे याचे मार्गदर्शन श्री अभिमन्यूजी करणार आहेत। शहरातील आर्यन शेट्टी पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड शिवबसवनगर येथे याचे आयोजन करण्यात आले आहे असे या दरम्यान सांगण्यात आले आहे। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन जो है वो उदयपुर में हुई। स्कूलिंग मैंने उदयपुर से की। उसके बाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मैं जयपुर गया और जयपुर में मैंने मेरी पढ़ाई की, जहाँ पर मैंने बैचलर्स जो है साइकोलॉजी, फ़िलोसफ़ी और सोशियोलॉजी में किया। मास्टर्स मैंने साइकोलॉजी में किया और उसी में पीएचडी भी की। पीएचडी के अंदर मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर पीएचडी की है। उसके बाद मैंने फ़िलोसफ़ी के अंदर मास्टर्स किया। और मैं ये लोगों के लिए जो काम करता हूँ ये पिछले मैं जब 25 साल का था तब से करता हूँ। आज मैं 37 साल का हो गया, तो 12-13 साल मेरे को लोगों के लिए काम करते हुए हो गए हैं जी। आपका उम्र क्या है? 37 है जी। बेलगांव बेलगावी के अंदर मेरे को यहाँ पर प्रसन्ना जी ने और अजीत जी ने बुलाया, क्योंकि यहाँ पर भी वो मानते थे कि बहुत सारे लोग उत्सुक हैं और बहुत सारे लोग उत्सुकता के अलावा बीमार भी हैं। बीमार सभी जगह होते हैं। वे चाहते थे कि मैं अपनी जो तरीक़े हैं, जो अपनी मेथड्स हैं, उनसे यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। और वे चाहते थे कि मैं यहाँ के जो उत्सुक लोग हैं उनको अध्यात्म की ओर जो वो जानना चाहते हैं, जो उनमें उत्कंठाएँ हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकूं। कितने दिन तक रहते थे? मैं यहाँ पर आज हूँ और कल 2 ही दिन के लिए। मनस्वास्थ्य क्या है, क्या है ये? हाँ जी। आप किस तरह के कैंप्स लेते हैं? मैंने यहाँ देश में और विदेश में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पोर्तुगाल, लंदन, कई जगह पे मैंने काम किया है। मैं जो कैंप लगाता हूँ उसके अंदर जो आध्यात्मिक उत्सुक लोग हैं वे भी आते हैं, जिनको सामाजिक समस्याएं होती है वे भी आते हैं, आर्थिक समस्याएं जो लेकर के आते हैं वे भी आते हैं। तो समस्या जहाँ पे भी हम कहेंगे कि समस्या है वहाँ मैं अपना काम कर सकता हूँ। जहाँ समस्या नहीं है, उत्सुकता है, वहाँ पर भी मैं अपना काम कर सकता हूँ, अपनी सेवाएं उनको दे सकता हूँ। यहाँ विदेश में भी मैंने ये जो काम किया है, ये साइकोलॉजी भी इसमें रिलेटेड है, पर मोस्टली मैं कहूँगा कि ये फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ों से रिलेटेड होता है। जैसे लोग आते हैं, वो पूछते हैं, हो सकता है उनके अंदर किसी आध्यात्म की चर्चा की बात है तो वह आध्यात्म की चर्चा करते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वामी जी होते हैं, जो फिलॉसफी में वो एरिया में रह के ही वो अध्यात्म का और वो साइकोलॉजी का काम भी करते हैं। आपका भी वैसा ही है या फिर कुछ अलग? मेरे खुद के 5 या 6 आश्रम हैं अलग अलग जगहों पर। राजस्थान में भी है, खुद मेरी अपनी पर्सनल जगहें भी है जहाँ पर मैं ये काम करता हूँ। लोग जहाँ मेरे को बुलाते हैं और मुझे ठीक लगता है मैं वहाँ पर भी जाता हूँ। क्योंकि देखो, जो बीमार है, एक तो होता है आध्यात्मिक उत्सुक, वो तो जैसे प्यासा है तो कुएं के पास आ जाएगा। लेकिन यदि बीमार है और उसके अंदर आने की इच्छा तो है लेकिन गरीबी है, कई समस्याएं हैं, इसके अलावा वो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, और परमात्मा ने मुझे अभी तक फिट कर रखा है, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, जवान हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, तो मैं आता हूँ। वे जो लोग आप जिनकी बातें करते हैं, हो सकता है वो भी पहले स्ट्रगल किए हों, लेकिन आज आप जब उनको जानते हैं तो वो उम्र के एक पड़ाव पर आ चुके हैं। उनसे ट्रैवल करने में उनको दिक्कत आती है, इसलिए भी नहीं करते होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं तो उनका ट्रैवल बड़ा भारी भरकम महंगा होता है। मैं साधारण तरीके से किसी भी ट्रेन में भी, बस में, जैसे भी आप लेकर के आए मुझे, मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं आपके? ऑनलाइन जब कोरोना काल था उस समय मैं ऑनलाइन मिलता था कुछ लोगों से, बाकी मैं ऑनलाइन प्रेफर नहीं करता, मैं फ़ेस टू फेस ही मिलना पसंद करता हूँ।
आपका जो एरिया ऑफ वर्किंग है, जो साइकोलॉजिकल डिसीजेस पे आप काम करते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं होता बहुत ज़्यादा कि वो सफ़र हो रहे हैं, तो अवेयरनेस की कमी बहुत है। तो कुछ लोग फिलोसफी से हीलिंग होते हैं, तो अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए अभी? मैं ऐसा कहूँगा कि 99% लोग ऐसे हैं जो अवेयर ही नहीं है कि उनकी समस्या है क्या। क्या होता है, जैसे प्याज होता है, छिलके के अंदर छिलका, छिलके के अंदर छिलका होके हम फ्रूट को ढूंढने जाएं तो फ्रूट कहीं नहीं मिलता। हमने भी अपनी समस्याएं ऐसी ही बना ली। कोई जो मुख्य समस्या है उसको हम कहीं इतनी भीतर गहराई में दबा देते हैं, उसके ऊपर न जाने कितने खोल ओढ़ लेते हैं और हम भटकने लगते हैं कि हमारी समस्या ये है। अब उस समस्या के निदान के लिए घूमते हैं। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, मेरे को कहते हैं कि हमारे हाथ में दर्द है। मेरे पास आते हैं, उनका हाथ का दर्द ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इतने राज़ी नहीं होते हैं और अगली बार जब मिलते हैं तो मेरे को कहते हैं पैर में दर्द है। अब जो दर्द है वो दर्द तो उसके बना हुआ है, हाथ से हट गया, पैर में आ गया। अब वे कहते हैं पैर में दर्द है। वास्तव में उनको ये अवेयर करना ज़रूरी है कि ये दर्द है क्यों। ऐसा मानो जितनी भी हमारी पैथीज़ हैं वे भी यही करती हैं। जैसे हम एलोपैथी को लेते हैं तो एलोपैथी हमको कोई जो कारण होते हैं उस कारण के आधार पर हमको दवाई देते हैं। होम्योपैथी भी ऐसा ही करती है कि वो कोई जो आपने बताया, रीज़न बताया, उसके आधार पर आपको कोई दवाई देते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं। ये ऐसा है, ऐसा मानो जैसे कि समस्या है, हमारे यहाँ पर एक मिठाई पड़ी है। अब चींटियाँ उसको खाने के लिए, मिठाई को खाने के लिए आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जितनी भी पैथीज़ है मैक्सिमम वो ये करती है कि उन चींटियों को मारने लगती है, क्योंकि चींटियाँ समस्या हैं, तो वो चींटियों को मारती है, चींटियों को उनको ख़त्म करना चाहती है। अब चींटियों को मारेंगे, मिठाई जब तक पड़ी है, न जाने कहाँ कहाँ से और चींटियाँ आएगी। ये चींटियाँ मर भी जाएगी तो दूसरी चींटियाँ आएगी। बेहतर क्या है, बेहतर है हम उस मिठाई को उठाएं और वहाँ से फेंक दें। जब मिठाई को वहाँ से फेंक दिया जाएगा तो चींटी नहीं आएगी। इसीलिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है तृष्णा। ऐसी कई चीज़ें हमारे अंदर घर की हुई है जो कोई कारण को लिए हुए हैं, और उन कारणों के कारण ही हम अस्वस्थ हैं, हम बीमार हैं। हमारे जो जीवन हम जीते हैं उसका जीवन हमारा जो है वो ऐसा लगने लगता है जैसे बोझ है। तो हमारा जीवन जो कि एक बहुत आनंद से भरा हुआ होना चाहिए, हमारा जीवन जो कि बहुत परमात्मा की देन है, जो कि बहुत उत्सव से भरा हुआ होना चाहिए, वैसा है नहीं। आप बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज़ करके फिजिकल पेन ट्रिक ठीक कर सकते हैं। देखो, मैं कोई जगलर या मैजिशियन नहीं हूँ। ऐसी अगर छोटी मोटी ट्रिक्स अगर मैं करना चाहता तो करके मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। और ऐसी मेथड बोला, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। अगर मैं ट्रिक्स अपनाता, कोई ट्रिक मैं करता, तो ट्रिक क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम स्पैम के लिए होती हैं। मेरे पास आदमी आता है तो ये नहीं है कि मैं उसको, वो आएगा और मेरे से कहेगा और मैं तुरंत उसके लिए कर दूंगा। मैं भी बहुत सोचता हूँ, मैं इतनी जल्दी से राज़ी भी नहीं होता हूँ कि वो मेरे से जो मांगने आया है उसे दूं या ना दूं, क्योंकि उसमें भी एक समस्या है। जैसे मानो कि कोई आदमी आता है, मुझे कहता है कि मेरा जो है आंखें ख़राब है, आप मुझे आंखें दे दें। मैं यदि उसे आंखें दे देता हूँ तो आंखें लेने के बाद वो क्या करेगा, उसे दिखने लगेगा, और हो सकता है जब कुछ सालों बाद वो मुझे मिले तो मेरे पीछे भागने लगे कि मैं अंधा था, अच्छा था, आपने मुझे आंखें दी, अब मैं सुंदरता को देख सकता हूँ, मेरे अंदर काम वासनाएं जाग गई है, किसी वैश्या के पीछे भाग रहा है। और मुझे कहता है ये काम वासना जगाने वाले आप हैं, आप ही ने मुझे आंखें दी। किसी शराबी जिसको मैं शराब छुड़वा दूं, हो सकता है वो शराबी कहीं शराब पी करके अलमस्त पड़ा हो, अब वो शराब छोड़ देता है। शराब छोड़ने के बाद हो सकता है उसको उसकी समस्याओं का भान होने लगे कि ये जीवन कितना भारी है। वो शराबी जब मेरे को कभी मिलता है तो मेरे पीछे भागने लगता है और मुझे कह सकता है,
आपने तो मेरा जीवन नर्क बना दिया, इससे तो मैं तभी अच्छा था, शराब पी के नाली में भी गिरता था तो मेरे को ये तो पता नहीं होता था कि मैं नाली में पड़ा हूँ। आज मुझे पूरा पूरा एहसास है कि मैं इस नाली में गिरा हुआ हूँ, ये संसार एक नाली की तरह है और मैं बड़ा दुखी हूँ, ये दुख देने वाले आप हैं। हो सकता है तो जो मांगने आ रहा है, यह भी एक बात है कि अगर एक जादूगर जादू दिखाता तो वो अपनी ट्रिक्स को इस तरह से पेश करता कि मैं आपके लिए जो आप मांगेंगे करके दिखा दूंगा, मेरे पास ऐसा जादू है। लेकिन बात यह है ये सेलेक्ट करना कि किसके लिए काम किया जाए और किसके लिए नहीं किया जाए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप एक चीज़ करते हैं, जैसे भविष्य है, लोगों का भविष्य निर्धारित है, हम मान कर के चलते हैं कि एक नियति है। यदि नियति को मान के चलते हैं तो जीवन एक बोझ है, हम उसी आधार पर जी रहे हैं। लेकिन आप जीवन का सृजन कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सृजन आपके हाथ में है, लेकिन आप नियति को मान करके चल रहे हैं। ये जो नियति है, ये नियति क्या है? ये नियति जो कैलकुलेशन है आपकी, वो बताती है। आप बचपन में जैसे किसी भविष्यवक्ता के पास आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपके पास्ट में ऐसा ऐसा हो चुका है, आप ये चीज़ें फेस कर चुके हैं, आपके इतने भाई हैं, आपके साथ ऐसी समस्या आई। और जब आप इन सब चीज़ों को हामी भरते हैं तो वह आपका भविष्य बताता है। आदमी सोया हुआ है और सोया हुआ आदमी वही सब करेगा जो वो करता हुआ आया है। इसीलिए हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स। जो हो चुका वही होता है, छोटे स्केल पर भी और बड़े स्केल पर भी। पूरा समाज भी वही दोहराता है। आप यही देखें, कोई भी चीज़ जो पुराने समय में चलती थी आज लौट लौट कर वापस आती है। हमारे जीवन में भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि हम जो पहले कर चुके हैं, जैसे हम रहे हैं, लौट लौट कर वापस आते हैं। परिस्थितियां बदल जाती है, इसलिए आप पहचान नहीं पाते हैं। यदि आदमी जागृत होगा तो वो वह चीज़ें नहीं करेगा, उसका भविष्य फिर तुम न बता पाओगे जो भविष्यवक्ता बताते हैं। मेरा मानना है कि मैं उस आदमी को ठीक करूं, उसकी समस्या के लिए वो जो मेरे से आया है उसका निवारण भी करूं, लेकिन साथ ही साथ उसे झकझोरूं और जगाने की कोशिश करूं, ताकि वो इस तरह की रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं वह न बनाए। क्योंकि मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि मैं किसी आदमी को मेरे प्रति डिपेंडेंट बनाऊं, कि मेरी ज़रूरत उसे पड़े, हर बात में वो मेरे पास ही आने लगे। मेरे को कोई मतलब नहीं है भीड़ इकट्ठी करने का, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को लोग जो है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूछने लगें। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई ये कहे कि मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, मैं सामाजिक सेवक हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अस्पतालों में जाता, मैं जगह जगह वृद्धाश्रमों में जाता, लेकिन मैं काम वहाँ करता हूँ जहाँ लोग मेरे पास आते हैं, जो मेरे प्रति इस तरह का भाव लेके आते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। मैं उन्हीं की मदद करता हूं और उनमें भी देखकर कि इसका मन है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं तो पूरी दुनिया पड़ी है, मदद करने के लिए तो आप रोड पे खड़े हो जाएं, किसी की भी मदद करें, लेकिन वो मदद भारी भी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। गुरु जी, आप जो ये कर रहे हैं लोगों की मदद को, साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल जो आश्रम भी आप खुले हुए हैं, लोगों को ट्रीट भी करते हैं, तो कैसे वो आपको जो मिला है, विजडम मिला है, आप पढ़ने से मिला है या डिवाइन कुछ आपको ऐसे पावर्स हैं, क्या है ऐसे कैसे? क्योंकि बहुत सारे साधुज हैं तो सालों सालों तक ये साधना करते हैं, तो आपको 37 एज है, तो कैसा आपको इतना मिला है? देखिए जी, मैं एक आध्यात्मिक परिवेश में ही पला बड़ा। मेरे पिता जो हैं वे भी इसी तरह से लोगों के लिए काम करते हैं। मेरी माता भी लोगों के प्रति ही मिलती जुलती है, उनसे वैसे ही रहती है और उसी एटमॉस्फेयर में मेरा ब्रॉटअप हुआ है। मैंने बचपन से ये सब चीज़ें देखी। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है जिसे आप एक दिन में सीख जाएं। ये रोज़ रोज़, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो आदमी है वो हर आदमी अलग है, तो उसकी हर एक की चाबी भी अलग है, कोई मास्टर की नहीं है। यदि आप मास्टर की यूज़ करते हैं तो उससे आदमी के अंदर खराबी होगी। जैसे कि साइकोलॉजी में किया जाता है, एक नॉर्मल डेफिनेशन बना दी जाती है
कि आदमी ऐसा हो जाता है तो उसे डिप्रेशन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन और डिस्पैशन दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है, कि आदमी कब वैराग्य को प्राप्त होता है और कब उसको अवसाद होता है, इसमें बहुत थोड़ा अंतर होता है। लेकिन जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमको ये कहेगा कि आपको अवसाद है। बीमारी उसके देखने का नज़रिया है कि आपको ये बीमारी है। जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, जैसे आपको मान लो थोड़ी सर्दी खांसी जुकाम हो गई, आप अगर एमडी मेडिसिन के पास जाते हैं वो आपको एक तरह की दवाई देगा। आप ईएनटी वाले के पास जाते हैं वो आपको अलग तरह की दवाई देगा। अब हो सकता है न्यूरोलॉजी वाले के पास चले जाएं, न्यूरोलॉजी वाला कुछ अलग दवाई देगा। उसके देखने का नज़रिया है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसको क्या है, पूरी दुनिया में ये लगता है कि सारे लोग जो है किसी न किसी मानसिक विकृति से विकृत हैं, और होते भी हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी है कि हर आदमी अपने जीवन में कभी ना कभी उनसे ग्रसित होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह बीमार है। कई बार मेरा ऐसा मानना है, रोग जो है वो योग का कारण होता है। कभी कभी आदमी के साथ जो समस्या आती है उस समस्या से ही वो छलांग लगा सकता है। ये जो समस्या है, ये जो आदमी है, आप जो पूछते हैं वह यही है कि ये आप डेली जब एक एक आदमी को देखते हुए बड़े होंगे, तो मेरा ब्रॉटअप उस एटमॉस्फेयर में हुआ, मैंने उन चीज़ों को देखा। इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो मैंने मेरे पिता से सीखी, और चूँकि मैंने आपको कहा आदमी अलग है, तो हर छोटी छोटी चीज़ रोज़ सीखने को मिलती है। इतने लोग जो मैं देखता हूँ, आज तक मैंने जितने लोग देखे, चाहे देश में देखे विदेश में देखे, वे भी मुझे कुछ सिखा ही देते हैं। क्योंकि आपको ये बता दूँ कि जितना रोगी अपने रोग के बारे में जानता है, डॉक्टर भी नहीं जानता, क्योंकि वो तो उस समस्या को फेस कर रहा है। वो ज़्यादा जानता है अपने रोग के बारे में, वो ज़्यादा आपको बता सकता है। ऐसे अनेकों अनेकों रोगियों से मुझे सीखने को मिला। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और उन्हीं से मैं सीखा। अब आप ये देखेंगे, जैसे मैं जो लोगों से मिलता हूँ, मेरे हीलिंग कैंप्स लगाता हूँ, तो कईयों की मैं रिपोर्ट्स भी देख रहा हूँ, फाइल भी देख रहा हूँ, उसके अंदर डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया वह भी देख रहा हूँ। तो आप ये कहें कि मैं बहुत अच्छे जो फाइल्स देखता हूँ, मैं बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं ही बहुत अच्छा देख सकता हूँ फाइल्स। एक रेडियोलॉजिस्ट के पास यदि आप फाइल लेकर के जाएंगे तो मुझसे बेहतर देख सकता है, क्योंकि उसका तो काम ही है, वो उसका एक्सपर्ट है। फाइल देखता हूँ ये जानने को कि जो अगला मुझे रोगी बताता है, क्या वही डॉक्टर भी अनुभव करता है। कई बार मुझे देखने का मन करता है तो मैं देखता हूँ, कई बार मुझे देखने का मन नहीं करता तो मैं नहीं देखता हूँ। जो हम देख रहे हैं, अब ये कहें कि इसी से मेरे को ये पता पड़ता है कि ये ठीक है या नहीं है, तो मैंने आपको कहा एक्सपर्ट्स बहुत मौजूद हैं जो अलग अलग बीमारी के, जैसे अगर आपको कैंसर हुआ है तो कैंसर के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, वो आपको कैंसर के बारे में दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे। आपको यदि कोई सर में दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, हो सकता है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या कोई नॉर्मल किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं कि सर में दर्द है, हो सकता है गैस से हुआ, वो आपको उससे संबंधित समस्याओं को बताएगा। लेकिन ये जो भी लोग हैं ये एक्सपर्ट हैं, ये आदमी को उतने न्यूट्रल होकर के नहीं देखते। एक बार क्या हुआ, लाओ त्से जो था उसके पास एक शिष्य गया और उसने जाकर के पूछा लाओ त्से से कि मैं शालीनता के बारे में सीखना चाहता हूँ कि कैसे शालीन हुआ जाए, कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ अच्छे तरीके से, क्या आप मुझे इसके बारे में सिखाएंगे। लाओ त्से ने कहा कि मेरा एक शिष्य है, तू उसके पास जा, वो मुझसे भी ज़्यादा जानता है शालीनता के बारे में और वो तुझे सिखाएगा। वो स्टूडेंट जो था लाओ त्से के कहने पे उन्हीं के एक शिष्य के पास गया, शालीनता के बारे में सीखा। 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद आता है और वापस बोलता है कि मुझे शालीनता के बारे में तो समझ आ गया, क्या आप मुझे विनम्रता के बारे में कुछ सिखाएंगे। लाओ त्से फिर से उसे कहता है कि तू ऐसा कर, मेरा एक शिष्य है वो मुझसे भी ज़्यादा विनम्र है, तू उसके पास जा, तुझे विनम्रता के बारे में वह सिखाएगा। वो वहाँ चला जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है 2-1 महीने के बाद,
फिर पूछता है कि क्या आप मुझे युद्ध कला के बारे में सिखाएंगे। लाओ त्से उसको कहता है मेरा एक शिष्य है जो मुझसे भी बेहतर है युद्ध कला में, तो उसके पास जा, उससे सीख। अब उसके दिमाग में यह आने लगता है कि मैं जब भी कुछ पूछता हूँ इनसे, ये कहते हैं मेरा एक शिष्य मुझसे बेहतर है तो उसके पास जा। वो पूछता है लाओ त्से से कि जब भी मैं आपके पास आता हूँ आप कहते हैं कि मेरा एक शिष्य है तो उसके पास जा, वो इससे बेहतर है, मुझसे ज़्यादा शस्त्र कला में बेहतर है, मुझसे ज़्यादा विनम्र है। यदि सब आपके शिष्य आपसे इन चीज़ों में बेहतर है तो आप उनके गुरु कैसे हैं? लाओ त्से मुस्कुराता है और उसको कहता है कि वे सभी एक्सपर्ट्स हैं, मैं इनका गुरु हूँ क्योंकि मेरे पास इन सब का बैलेंस है। जिसके पास इन सब का बैलेंस है इसलिए लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे सीखते हैं। एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो मुझसे ज़्यादा विनम्र वे हैं, मुझसे ज़्यादा शस्त्र विद्या में बेहतर वे हैं, आप उनके पास जाएं। तो बहुत से एक्सपर्ट हैं इस दुनिया में अलग अलग चीज़ के, लेकिन बैलेंस होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बैलेंस यदि हम स्थापित करते हैं तो हम क्या है, जैसे मैं आपको बताया, मैं उत्सुक नहीं था बताने में कि आप जो हैं आप मुझसे सीधे सवाल करें। आपने पूछा तो मैंने बताया, अपना बैकग्राउंड दिखाया। जैसे ही मैंने आपको अपना बैकग्राउंड दिखाया आपने मन में एक कैलकुलेशन बिठा ली कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं मन के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ाई की है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी पढ़ के जब मैं लोगों से मिला उस समय मैंने उस साइकोलॉजी को वापस भुलाया। पढ़ना, लिखना, समझना, ये जो एक बंदी बंधाई कैटेगरी है, इसमें काम करना बड़ा आसान है, ये आप रट सकते हैं। और आजकल तो AI टेक्नोलॉजी है, आप इससे कुछ भी करें आपको यही बता देगा कि आपके अंदर क्या समस्या है। वो बेहतर है क्योंकि वो आपको बिल्कुल सटीक जवाब देगा। लेकिन ये जो बंदी बंधाई टेक्नोलॉजी है, ये बंदी बंधाई जो एक अंडरलाइन की जाती है, बंदे बंधाई आपको जो एक डिवीज़न में क्रिएट कर दिया जाता है लोगों को, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो मैं आपसे कहता हूँ जी कि ये जितना हमारा जो समाज है ये क्या करता है, एक्सपर्ट बनाता है। ये आपको भी ऐसा ही बनाता है कि आप बंदी बंधाई कैटेगरी के अंदर काम करने लगते हैं। उस कैटेगरी को तोड़ करके उससे बाहर निकलना थोड़ा महत्वपूर्ण भी है अपने जीवन को समझने के लिए। तो ये क्या है, ये सारी एक कंडीशनिंग है। जैसे आपको कंडीशन कर दिया गया कि आप जो हैं हिंदू हैं, आप जो है मुसलमान हैं, आप जो है इस तरीके से काम करें, आपके पीछे आत्माएं पड़ सकती है, आपके पीछे भूत पड़ सकते हैं। कंडीशन, आप इसको नहीं मानेंगे तो ऐसा होगा। आप जो है मर्द हैं, आप औरत नहीं हैं, आप रोएंगे नहीं, आप ये इमोशन ऐसे शो नहीं करेंगे। कंडीशन, बचपन से लेकर हमको कंडीशन किया जाता है इस समाज के अंदर। जो सीखने की बात है, सीख तो आप कहीं से भी सकते हैं, सीखने के लिए तो दुनिया पड़ी है। महत्वपूर्ण क्या है, तो आप मेरे से पूछते हैं कि मैंने कहाँ से सीखा। सीखा तो कहीं से भी हो, महत्वपूर्ण था मैंने उसको अनसीखा किया। लर्निंग महत्वपूर्ण नहीं है, अनलर्निंग महत्वपूर्ण है। जब अनलर्निंग होती है तब आप इंटीमेसी बिठा पाते हैं इस दुनिया से, तब आप हो सकते हैं यूनिवर्सल। और जो यूनिवर्सल है वही जानेगा, वही जानेगा अपने बारे में, वही जानेगा दूसरे के बारे में, उसी में होगी एम्पैथी। हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। जैसे आप जब न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, आप अपने क्षेत्र में माहिर हैं, आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, आपका एक पैटर्न है, आप लोगों को कहते हैं आप बताएं। जैसे ही वो अपने बारे में कुछ बताता है आप फट से नोट लगा लेते हैं कि अच्छा ये बात इन्होंने कही, अब इससे संबंधित मैं और कुछ पूछूंगा। लेकिन जब मैं आपको कहता हूँ नहीं आप पूछो, बिना कुछ ब्लैंक कागज़ है और आपको कहा जा रहा है पूछो, तो दिमाग घूमने लगता है आप किस बारे में पूछें। आप कुछ चालू तो करो, आप चालू करेंगे तब हम आपके पास जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड चीज़ पूछेंगे।
आप कहेंगे, आप एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो हम एजुकेशन के बारे में कुछ नोट्स बनाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे। ऐसा यदि खुला छोड़ दिया जाए, जैसे गाय को खूंटे से खोल दिया जाए तो कैसे इधर उधर चंगरी की तरह कूदती है, वैसे हमारा दिमाग है कि यदि उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो इतनी कूद फांद करने लगेगा कि हमें समझ ही ना आएगा कि बात क्या की जाए, कहाँ से चालू किया जाए, क्योंकि दुनिया तो अथाह है। किस बारे में पूछें, क्या रिलेवेंट है। और जब इतनी इतनी बातें हम करने लगते हैं तो अंत में हमें समझ में आता है क्यों ना मौन ही हो जाए, सारी बातें तो व्यर्थ ही होती है, इससे क्या अर्थ निकलेगा। लेकिन ये एक मीडियम है, आपका और हमारा समझने का मीडियम है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे मैं नकारता नहीं हूँ, लेकिन यही सब कुछ है ऐसा भी नहीं है। श्री अभिमन्यूजी यांनी वैद्यकीय मानसशास्त्रातील मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी व डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही पदवी त्यांनी संपादन केलेली आहे। या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थिती दर्शवण्याचे आवाहन या दरम्यान करण्यात आले आहे। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव।